तो ट्राइंगल में जैसे कितने टॉपिक होते तुम लोग बताओ, ट्राइंगल में कितने टॉपिक हैं? दो टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? दो ट्राइंगल को सिमिलर करना आना चाहिए और बीपीटी थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बीपीटी की बात करूं, ठीक है, कि बीपीटी में क्या रूल होता है, तो बीपीटी में आपका, बीपीटी को हम और क्या बोलते हैं ये बताओ? अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। एक तो चलो इसका ये फुल फॉर्म हो गया, लेकिन मेरा पूछने का मतलब कुछ और था, किसको और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। पेपर में अगर ये आ जाए तो आप तब भी बीपीटी करके आओगे, ठीक है। तो इसमें एक तो प्रूफ आ सकता है इसका, तो भाई प्रूफ तुम लोग कर लेना, ठीक है, कि इसका जो प्रूफ है वो आता भी हो। देखो इस चैप्टर में प्रूफ छोड़ के नहीं जाना है। इसका रीज़न ये है कि पता चले तुमने पूरी ट्रायंगल बहुत मेहनत करी और प्रूफ करके नहीं गया, पेपर में सिर्फ प्रूफ करने को आ गया, बताओ ट्रायंगल 5 नंबर में आएगा। रीजन इसका ये है कि ट्रायंगल का ये वाला जो प्रूफ वाला तो 3 नंबर में दे नहीं सकते, मतलब इन जनरल नहीं आता है, दिमागी किसी खराब हो तो वो दे दे 3 नंबर में, ठीक है। हाँ तो मतलब दे सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं, 3 और 5 ऐसा चीज़ होगी ना। अब ये प्रूफ कभी उसमें तो आएगा नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन में। तो चांसेस किस में है, 3 में या 5 में? और मेरे अकॉर्डिंग चांसेस अगर देना चाहिए तो 5 में देना चाहिए, क्योंकि प्रूफ थोड़ा लेंदी भी है। तो आप इसको मान चलो 3 या 5 में आएगा, तो आपको इसका प्रूफ जरूर आना चाहिए ट्राइंगल में, ठीक है। तो होता क्या है रिजल्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल अगर ए बी सी है और एक लाइन डी ई पैरेलल है, डी ई, तो डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो मुझे क्या रिजल्ट पता होता है, रेशियो सेम होते हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। एक ये रिजल्ट होता है, एक और आप रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो क्या यूज कर सकते हो, मतलब आपका एलएचएस में जैसा आपको करना है, जो आपको आंसर दिख रहा हो प्रूफ करने में, वो आप ले सकते हो। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है ए डी और यहाँ पे पूरा ए बी, तो अगर आपने ए डी अपॉन ए बी लिया तो आरएचएस में भी उसी के हिसाब से लो। तो यहाँ पे ए डी लिया है तो ए डी करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, ए ई, तो यहाँ पे ए ई लिखो अपॉन, और यहाँ पे ए बी लिया पूरा लिया है तो यहाँ पे भी पूरा आ जाएगा क्या, ए सी। ये भी लिख सकते हो। तुम्हारा मन कर नहीं नहीं मैं तो नीचे से लिखूंगा, तो लिख लो नीचे से। मान लो किसी ने बी डी अपॉन बी ए लिखा, बी डी अपॉन बी ए, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से करो, नीचे चलना है तो यहाँ भी नीचे चलो। बी डी लिया यानी छोटी साइड ली है, तो छोटी साइड कौन सी है, सी, तो सी लिख लो अपॉन, फिर यहाँ पे मैंने बी ए लिया पूरी साइड ली तो सी ए लिख लो। तो मतलब आपको सिर्फ साइड के रेशियो लेने हैं एलएचएस के अकॉर्डिंग। हाँ कोई डाउट है क्या डाउट है? बड़ी वाली साइड ऊपर लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी, मतलब मैंने 3 तो खुद ही लिख दिए, अब जो बच गया था ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जो बच गया ना कि ये और बच गया, ये भी तुम लिख सकते हो, बड़ी साइड ऊपर लिख सकते हो। कौन सी बड़ी साइड लिख दूँ, चलो पहले ए बी लिख दूँ, ए बी अपॉन फिर ए डी लिखा छोटी साइड, तो बस आपको आरएचएस में भी बड़ी साइड पहले लिखना है अपॉन, यहाँ ए डी है तो यहाँ भी क्या आएगा, ए ई। तो ये सारे रिजल्ट आप बीपीटी के थ्रू लिख सकते हो। समझ में आई बात? ये बीपीटी में हो गया। अब एक होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये हो गया बीपीटी। अब नेक्स्ट होगा हमारा क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर हमें कोई रेशियो मिल गया, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर आपको पहले से ये रेशियो दे दिया किसी ने, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन होगा, मतलब ये पार्ट आपको गिवन में आ जाएगा, या कहीं से आपने प्रूफ कर लिया मान लो ये रिजल्ट, ठीक है, रेशियो आ गया सेम, तो आप पैरेलल बोल सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप लिख दोगे डी ई पैरेलल टू बी सी, और बस ऊपर लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आया समझ में? तो बीपीटी में पैरेलल गिवन होगा तब हम रेशियो लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पहले रेशियो होगा फिर हम पैरेलल लिखेंगे। आया समझ में इतना? ठीक है। अब आपको याद ये भी रखना है कि अगर ये तुम्हारी जैसे रेशियो आ गया तो हमने पैरेलल साइड लिख दी, कभी कभी क्या होगा इस साइड की बात करेगा, इधर वाली साइड की, तो समझ जाना ये बीपीटी से नहीं होगा।
कई बार मैं इसी में कन्फ्यूजन होती है ना मेनली कि यार बीपीटी लगाऊं या सिमिलर से करूं, क्योंकि अभी तो बीपीटी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरिटी की बात करोगे तो आप इतना तो समझ लो कि जैसे ही ट्राइंगल में इधर वाली साइड आ गई, मतलब एक होता है ये साइड, ट्राइंगल में ये पैरेलल है ये साइड, तो इधर वाली साइड के अलावा अगर ये वाली साइड आ गई तीसरी, तो समझ जाना बीपीटी का रोल खत्म। अब जो भी होगा वो सिमिलरिटी से होगा, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, तीनों साइड के रेशियो आते हैं, मतलब ये भी आ जाएगा रेशियो, ये भी आ जाएगा रेशियो और ये भी रेशियो आ जाता है। तो ये साइड जब भी आए तो समझ जाना ये क्वेश्चन बीपीटी से नहीं होगा, सिमिलरिटी से होगा। अगर सिर्फ साइड वाली साइड से हमारा काम चल जाता है तो समझ जाना बीपीटी से कर सकते हैं, क्योंकि बीपीटी में भी साइड का रेशियो लिख रहे होते हो और सिमिलरिटी में भी साइड का रेशियो लिख रहे होते हो। तो कन्फ्यूजन ये हो सकती है हम कौन सा यूज करें। तो सिंपल है, अगर इस साइड का कोई यूज नहीं है, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई नहीं, बीपीटी लगाओ, पैरेलल है। और अगर ये साइड आ गई तो समझ लो सिमिलरिटी लगाना है, काम खत्म। इतना आसान है, देखना क्लियर होगी बात। तो वो लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दो ट्राइंगल सिमिलरिटी की, वो भी कर ही लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है तुम्हारा डीईएफ, ठीक है। तो ये दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक होगा सिमिलर और एक होगा कॉन्ग्रेंट। हमने जो 9th क्लास में सीखा है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक बात कर ली, दो ट्राइंगल है मेरे कॉन्ग्रेंट, मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। और एक हमने बात कर ली सिमिलरिटी की, सिमिलर का साइन ये हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि दोनों का यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिमिलरिटी से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा है तो वो भी यूज हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो कॉन्ग्रेंसी भी पता होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में एक चीज़ कॉमन होती है और एक चीज़ डिफरेंट होती है। सेम क्या है, दोनों में जो सेम रिजल्ट है वो क्या होता है, एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूं तो ज़्यादा सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों में सेम है, यानी कि चाहे ये हो चाहे सिमिलर हो, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब क्या है, एंगल ए डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एफ के इक्वल हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब हो गया एंगल ए के करस्पॉन्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग पहला डी, दूसरा दूसरे के सामने था दूसरा, तो बी के इक्वल टू ई, और फिर ऐसी थर्ड वाले के इक्वल, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। समझ में आया, क्लियर है। तो ये तुम्हारे एंगल दोनों में इक्वल है, ठीक है। इसको वैसे मुझे सेंटर में लिखना चाहिए था, लेकिन ये जो चीज़ सेम है वो दोनों के लिए वैलिड है, ये चीज़ दोनों में हो गया, ठीक है। अब जो डिफरेंट है वो मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ, ये इसका इसमें और इसका इसमें लिख दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एंगल इक्वल हो गए दोनों के लिए, ये रिजल्ट वैलिड है एंगल इक्वल का। अब आता हूं कि डिफरेंट क्या है। तो अब मैं इसका डिफरेंट लिख रहा हूं, तो इसमें साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसमें साइड्स भी इक्वल हैं, साइड्स आर इक्वल। अगेन करस्पॉन्डिंग वर्ड लगा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में। अब यहां प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कोई एक साइड 2 है तो 2 का डबल मान लो 4 हो रहा है, 3 है 3 का डबल 6 हो रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं मल्टीपल। प्रोपोर्शनल का मतलब है मल्टीपल, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, तो हम रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहां पे मान लो नंबरिंग कर ली आपने 1 2 3, यहां पे भी नंबरिंग कर ली 1 2 3। तो प्रोपोर्शनल कैसे लिखना है, अगर यहां 1 2 है ए बी, तो आप भी यहां 1 2 लो, यानी डी ई। किसी ने लिखा 2 3 यानी बी सी, तो यहां पे भी 2 3 पे क्या है ई एफ। मतलब आप नंबरिंग कर ले करना, मतलब जब भी कोई घुमा के लिख दे मान लो ट्राइंगल, तो नंबरिंग कर लो। मान लो मैं इधर अभी एफ ई डी कर दूं तो रट्टा नहीं मारना ना, आप सिंपल नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3। अब जो 1 2 इधर है वही 1 2 का इधर लिखना है। अब मैंने लिखा 1 3 का क्या है ए सी, तो यहाँ पे भी 1 3 पे क्या आ गया डी एफ, काम खत्म। आया समझ में। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं वो मैंने पहले से लिख रखा है। और ये तो हो गई सिमिलरिटी की बात, समझ में आ गया। सिमिलरिटी में क्या है, साइड के रेशियो सेम रहेंगे, और रेशियो सेम का मतलब है प्रोपोर्शनल।
और इसमें साइड इक्वल है, साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे भी मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 1 2 3, तो ए बी के इक्वल क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा डी। ए बी हो गया डी के इक्वल, ए बी हो गया तुम्हारा डी के इक्वल, बी सी के इक्वल हो जाएगा ई एफ, यहाँ इक्वल हो रहा होगा बी सी इक्वल टू ई एफ, और एक क्या बच गया ए सी, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के। समझ में आया। तो यहाँ साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, यहाँ साइड प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल। इतना सा डिफरेंस है कॉन्ग्रेंसी में और सिमिलरिटी में। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ये सिमिलरिटी का साइन है। आया में। अब बात करते हैं कि कॉन्ग्रेंट हम करेंगे कैसे। तो ये 9th क्लास का पार्ट है। तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया थे। कितने थे, 5। किस किस क्राइटेरिया से हम सिमिलर कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, तीनों साइड इक्वल हो जाएं तो हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और बीच का एंगल, मान लो ये दो ट्राइंगल मान लो मेरे ये हैं, तो ये दोनों साइड हो गए और ये बीच का एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आपका ये क्राइटेरिया लग जाएगा। थर्ड हमारा हो जाता है एंगल साइड एंगल भी होता है, फोर्थ होता है एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ होता है आरएचएस यानी राइट एंगल ट्राइंगल एक होगा, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड, तो उससे हम बोल देते हैं कि दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वो सिमिलरिटी में होगा। अब सिमिलरिटी में क्या है, सिर्फ 4 क्राइटेरिया, 3 से ही काम चल जाता है। पहले 4 में पहला क्राइटेरिया साइड साइड साइड। अच्छा, इस साइड साइड में और इस साइड साइड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे साइड इक्वल होगी, यहाँ पे साइड इस टाइप की होनी चाहिए, मतलब साइड प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। दूसरा साइड एंगल साइड, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे साइड इक्वल होगी और बीच का एंगल इक्वल होगा, यहाँ पे दो साइड प्रोपोर्शनल होगी और बीच का एंगल इक्वल होगा, ठीक है, साइड एंगल साइड। तीसरा डबल ए कि दो एंगल इक्वल हैं, और लास्ट तुम्हारे एक ट्रिपल ए भी होता है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो वैसे तुम्हारे इसी से काम चल जाएगा, मन करे तीसरा भी लिख देना, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन दो एंगल से भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। आया इसमें। तो सिमिलरिटी के हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं, कॉन्ग्रेंसी के टोटल 5 क्राइटेरिया हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब भी कॉन्ग्रेंट करो तो साइड आपको इक्वल दिखाना होगा, एंगल इक्वल करना होगा, और यहाँ पे सिर्फ साइड प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने रिवाइज करवा दिया कि ये तरीके से हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये लिखना है, कुछ शॉर्ट में लिखना चाहो, पता है ना, सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चंस लेकिन आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लेना, इसकी PDF जो है वो मैं दे दूंगा ज़्यादा, इसको सेव करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, तो एटलीस्ट बस सॉल्यूशन पे फोकस करना, ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लग सकता है ना ज़्यादा। अब जैसे ये है, इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू QR, ठीक है, MN जो है वो QR के पैरेलल है। ये जो MN आपका है वो है QR के पैरेलल। अब MN आपका x है, MQ आपका 10 है, ये आपका x - 2 है, ये आपका 6 है। तो आप बताओ ये अगर पैरेलल है तो क्या मैं BPT लगा सकता हूँ? तो BPT के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, PM/MQ। BPT के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं PM/MQ इक्वल टू PN/NR, यही लिखोगे BPT के अकॉर्डिंग। चलो अप्लाई करो, x/10 इक्वल टू x - 2/6, यही आएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 6x हो गया इक्वल टू 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस का 20, 10x को इधर ले आओ, तो 6x माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का 4x इक्वल टू -20, माइनस माइनस कट गया, 4 से डिवाइड हुआ, x कितना आ गया, यही आ रहा है। तो पहले का आंसर हमारा बी पार्ट हो गया। तो ये यूज हुआ BPT से, मतलब ये हमने जब रेशियो लिखा तो पेपर में अगर सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव है चलो कोई नहीं, और सब्जेक्टिव है तो पहले मेंशन कर देना बाई BPT। हम भाई किससे ये बात बोल रहे हैं, रेशियो की, BPT से बोल रहे हैं, तो ये मेंशन करना आपको जरूरी है। आया समझ में, ऐसे लिख के मत आ जाना डायरेक्ट रेशियो, नहीं लिखा, चलो इसलिए नंबर काट देंगे तुम्हारे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव चाहे जैसे करो, आंसर लिख दो, मैं तो करूँ सीधा सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको प्रॉपर मेंशन करना है किस क्राइटेरिया से आप वो बात बोल रहे हो। अब देखो ये लिखा है ट्राइंगल एक ABC है, AB तुम्हारा 6 है, DE पैरेलल टू BC है, सच दैट AE इक्वल टू 1/4 AC है, देन लेंथ ऑफ AD बताना है, AD की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो
पहले चलो ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ए बी सी ट्राइंगल में बोला है ए बी है 6, अब डी बी सी के पैरेलल है, ये भी दे रखा है, जो डी ई है वो है बी सी के पैरेलल। अब ए ई जो है वो 1/4 ए सी है, जो ए ई की लेंथ है वो 1/4 ए सी है। अब ए डी तुम्हें बताना है, ये बताना है, तो आप बताओ इसमें पहले आप बोलो, बताओ बीपीटी यूज करोगे या सिमिलरिटी? ये क्लियर हो गया तो काम काफी बताओ आरव, बीपीटी लगाऊं या सिमिलरिटी? चल जाएगा बीपीटी से काम? क्यों चल जाएगा बीपीटी से काम? क्योंकि डीई और बीसी ना तो फाइंड आउट करना है कहीं, ना कहीं गिवन है। तो जब मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर ये वाली साइड नहीं है, हमारा काम सिर्फ यहां से चल रहा है, तो बीपीटी से चल जाएगा काम। जब भी इसका काम होगा तो हमें लगाना है वो, आया समझ में? तो चलो बीपीटी लगाते हैं। ये 6 दे रखा है और एई और एसी में रिलेशन दे ही रखा है। देखो एक काम करते हैं, एई अपॉन एसी कितना हो जाएगा? क्या ये 1/4 हो जाएगा? तो इसका मतलब है एई अगर x है तो एसी कितना हो गया? 4x। हम x में काम कर ले थोड़ा आसान हो जाए। इधर मुझे ए बी दे ही रखा है और ए डी निकालना है, तो अभी हमने सीखा है ना, रेशियो हमारे ऊपर है कौन से लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए डी अपॉन क्या लिखूंगा? ए बी बाई बी पी टी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इधर से भी मैं ए ई लूंगा और यहाँ पे ए सी ले लेता हूँ, तो ए ई अपॉन ए सी, काम खत्म। ए डी मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी मेरे पास 6 है और ये मेरे पास x है और ए सी मेरे पास 4x है। x x कट गया, ए डी हो जाएगा 6/4, 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 आया समझ में? तो साइड का रेशियो लिखो, काम खत्म। बस अब ये चीज़ तुम्हें पकड़ में आ गई कि ये वाली साइड का अगर रोल नहीं है तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है? क्योंकि साइड के रेशियो हमारे पास हर टाइप का है, छोटा छोटा, छोटा बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा, सब टाइप का हमारा रेशियो है। जो तुम्हें मन करे वो लिख लो। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर। देखो ध्यान से देखना कौन किसके सिमिलर लिखा हुआ है, मतलब एंगल में, ठीक है? ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी एफ, ये बता भी दिया कि डी एफ के सिमिलर नहीं है, ये डी एफ के सिमिलर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ये नॉट वाले और खतरनाक होते हैं, कई बार हम ट्रू जल्दी जल्दी में लगा के आ जाते हैं, अच्छा ये पहला ही तो है, लो वो तो पूछे ही नहीं तुमसे। तो नॉट ट्रू वाला ध्यान से करना है। करो ट्राई, दे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, कौन सा? डी। चलो अब चेक कैसे करें। सबसे पहले जो सिमिलर दे रखा है, तो अब मैंने जो रूल सिखाया तुम लोगों को, क्या नंबरिंग कर लो, 1 2 3 1 2 3। और अगर नंबरिंग आपने कर ली तो आप क्या करो, साइड के रेशियो लिख दो। क्या करो? साइड के रेशियो लिख दो। तो ठीक है, समझ में आ गया रेशियो, ठीक है? अब अगर ये रेशियो आ गया तुम्हारे ए बी सी और ये ई डी एफ है, अब इसके अकॉर्डिंग तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सही मिलेगा ना। तो क्या सही मिलेगा? मैंने पहले इन दोनों को लिया, मान लो ए बी इंटू डी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में रिजल्ट लिखे हैं, तो पहले मैं सही लिख लेता हूँ, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू ई डी इंटू बी सी। अब ये देखो कहीं है क्या ऐसा रिजल्ट, ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ कहीं नहीं है, ये है इधर ए बी इंटू डी एफ और बी सी इंटू डी, ये तो सही है रिजल्ट। तो तुम लोग तो डी बोल रहे हो आंसर हैं, अब बदल रहे अपना आंसर। चलो अभी पहले देखो, अगर मैं डी को देखूं तो सही नहीं है। देखो ए बी इंटू डी एफ और एफ डी ए के बात है, ये सही है। बी सी इंटू ई डी, ये लिखा है ई डी और बी सी, ये तो सही हो गया ना, ये तो हमारा ही आ रहा है रेशियो से। तो डी ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इसमें नॉट ट्रू बोला है। चलो अब मैं इन दोनों को लेता हूं, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, इधर पहुंच गया ए सी इंटू डी एफ। अब चेक करो कहीं ए सी इंटू डी एफ है क्या, ए सी इंटू डी एफ ये है, ए सी इंटू डी एफ का मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी और ई एफ में, यानी ये भी सही है
ये भी सही ऑलरेडी आ चुका है। अब जो होगा इन दोनों से पता लग जाएगा, तो इसका मतलब मैं ए बी और इस वाले को ले लेता हूँ लास्ट को। तो चलो इन दोनों तीनों इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ, ई डी इधर पहुंचेगा यानी ए सी इंटू ई डी। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब बताओ ए बी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी, ये तो सही है ना, तो गलत कौन सा हुआ? देखो ए बी ई एफ के साथ आ रहा बी सी, भैया यही गलत है, लेकिन जो गलत है वही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि बोल रहा था कौन सा गलत है। आया सबको समझ में? तो रेशियो जो समझाए इस तरीके से 1 to 3 नंबरिंग लिख के लिखना और रेशियो लिख देना। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, या रेशियो के फॉर्म में ही दे रखा है, जैसा भी दे रखा है ऑप्शन चेक कर लो, क्या दिक्कत है। तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आए तुम तो तीनों रेशियो लिखा करो, ठीक है, और उसमें देखा करो। ये नहीं कि दो कौन से लेने, दो के बारे में सोचो ना, तुम तीनों लिख दो, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, लेकिन हो जाएगा उसमें। आया समझ में? तो इसका आंसर था सी पर। अब चलो लगाओ इसमें दिमाग। दो ट्राइंगल हैं, ये साइड के रेशियो दे रखे हैं, अब चेक करना सिमिलरिटी उसी हिसाब से। लगाओ दिमाग, बताओ मुझे आंसर। देखो अगर दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं तो साइड का रेशियो होना चाहिए, वो दे रखा है, तो जो साइड का रेशियो है उसी के हिसाब से सिमिलर होगा। तो देख लेते हैं, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग देखो 2 3 पे कौन सा? ए बी, यानी ये सही हो सकता है। और देखते हैं बी सी, बी सी यानी फर्स्ट और थर्ड से मिलकर बन रहा है, तो पी आर होना चाहिए, ये भी सही हो रहा है। अगर दो सही है तीसरा भी क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो हम लोगों का लक बहुत अच्छा था, पहले ही पार्ट सही हो गया। अच्छा दूसरी थोड़ा चेक कर लें ऐसी मन के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं, देखो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन है? ए बी, और हमारा पी क्यू इधर है, पी क्यू करस्पॉन्डिंग क्या है? काम खत्म। और देख लेते हैं सी बी, सी बी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? पी क्यू, इधर तो पी आर है, खत्म। तो ऐसी वो भी गलत ही होगा। आया समझ में? तो इसका मतलब है तुम्हें क्या करना, साइड के जो रेशियो आए हैं सिमिलर लिख दो। अच्छा चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तुमने बड़े आराम से मैच कर लिया। अच्छा ये लाइन इसके इक्वल है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये दिया होता है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और तुम्हें सिमिलर लिखना है, तो बताओ कौन किसकी सिमिलर होता? और मैं तो नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, तुम इसमें पी क्यू आर में दिमाग लगाओगे ना। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल क्यू आर पी। अब बताओ ये किसके सिमिलर होगा इस कंडीशन के हिसाब से? ए बी सी, ए बी सी। तो अगर अब मैं चेक करता हूँ सही है गलत है क्या है। अब मैं सबको लिखना सिखाता हूँ। तुम क्या करना, अगर तुम्हें साइड के रेशियो दे दिए जाएं या तुमने कहीं साइड के रेशियो ला दिए हैं कहीं से, तो तुम एक ट्राइंगल तो बिना दिमाग लगाए लिख दिया करो। एक ए बी सी ट्राइंगल, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, चलो मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी लिख दिया। दूसरे में दिमाग लगाना है, ठीक है, हर चीज़ फ्री की नहीं मिलती है। पापा ने पैसे दे दिए ट्यूशन में स्कूल में, अब पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, समझ रहे हो? एक चीज़ फ्री की मिल गई, अब एक चीज़ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर तो लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पापा तो ये नहीं चलो मैं तुम्हारे लिए आज पढ़ लेता हूँ, ठीक है या मैं तुम्हारे लिए पढ़ लेता हूँ आज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब एक तो मैंने तुम्हें बोल दिया लिख दिया करो बिना दिमाग लगाए, जिसमें बी ए सी लिखना है, तुम्हें सी ए बी लिखना है, जो लिखना लिख दो। अब दूसरे पे सोचो कैसे। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है? क्यू आर। तो ध्यान रखना ये तो या तो क्यू आर होगा या आर क्यू होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक बार पॉसिबिलिटी क्यू आर लिख लो रफ में और एक बार आर क्यू लिख लो, इन्हीं दोनों में से एक होगा, पक्का है ये। अच्छा और नेक्स्ट देखते हैं बी सी, बी सी करस्पॉन्डिंग पी आर है, तो आर इधर है तो इधर क्या हो गया? पी आर, ठीक है। अब मैं इसको पूरा चेक कर लेता हूं। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर ठीक है, बी सी के करस्पॉन्डिंग आर पी ठीक है, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्यू पी ये भी ठीक है, तो यही सही हो गया, काम खत्म। तो आर क्यू की पॉसिबिलिटी खत्म। आया समझ में? क्लियर है? अगर यहाँ उल्टा होता तो अपने एडजस्ट हो जाता। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल लिख लेना है, दूसरा चेक कर लेना है ढंग से नंबरिंग लगा के 1 2 3 1 2 3। देखो ए बी सी डी ट्रेपीजियम दे रखा है सच दैट बी सी पैरेलल टू ए डी है,
और ए बी 4 दे रखा, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कुछ रेशियो भी दे रखा, सी डी हमें निकालना है। तो चलो पहले तो मैं एक ए बी सी डी ट्रेपीजियम बना लेता हूँ, जिसमें ट्रेपीजियम में आपको बी सी पैरेलल टू ए डी लेना है। तो ए बी सी डी हो गया, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। ओके, अब हमें देखो ए बी दे रखा है 4, ये 4 दे रखा है, सी डी निकालना है, यानी जो पैरेलल है, जो मतलब पैरेलल नहीं है वो निकालना है, मतलब सी डी। पैरेलल तो ये है, और जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए, और डायगोनल्स बोला है ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और इनका रेशियो भी कुछ दे रखा है हमें, ए ओ अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी 1/2, और सी डी निकालना है। अब सी डी किस ट्राइंगल में आएगा, इस ट्राइंगल में, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, और हमें ये ट्राइंगल लेना होगा भाई। अगर मुझे सी डी फाइंड आउट करना है तो मुझे ये ट्राइंगल लेना होगा और ये ट्राइंगल लेना होगा। अब यहाँ इन दो ट्राइंगलों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोई पैरेलल वैरेलल तो है नहीं, तो एक ही चीज बची, क्या बची, सिमिलरिटी। कितना आसान है, मतलब हमें कई बार इसी में बड़े कंफ्यूज होते हैं, ट्राइंगल टफ क्यों लगता है, हमें यही में कंफ्यूजन करना क्या है। अरे भाई दो ही चीजें हैं, बीपीटी है सिमिलरिटी, पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट इधर दिख नहीं रहा है, सिमिलरिटी होगा। अब आते हैं कि भैया कौन किस कैसे होगा सिमिलर। तो देखो, अगर मैं इन दो ट्राइंगल को लिखता हूं, कौन से मैं दो ट्राइंगल सिमिलर करूंगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, और एक ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी, लिया एक ले लिया सी ओ डी। तो अब आप देखो किस क्राइटेरिया से होगा। तो दो साइड के रेशियो ऑलरेडी दे रखे हैं 1/2, यानी इक्वल है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी। देखो ए ओ के करस्पॉन्डिंग कौन है, ओ सी, ये हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, किसके, ओ बी अपॉन, क्या हमारे पास दो साइड के रेशियो आ गए, और ये बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है ये क्या आपस में इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट से, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो किस क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड से। तो ट्राइंग बाई साइड एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा किसके, सी ओ डी के। क्या चीज कॉमन होता, ओ मतलब वही पूरा लिखना पड़ेगा ना, ए ओ बी। तो ए ओ बी और सी ओ डी है तो वो अल्टीमेट ओ एंगल, लेकिन पूरा मेंशन करना पड़ेगा ना। कॉमन इसमें नहीं है, मतलब कॉमन तो ये होता ना, जैसे मान लो एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ए डी ई है, तो ये एंगल कॉमन हुआ। इसमें कोई कॉमन थोड़ी ना है, इधर जो ओ है वो इधर साइड का है, इधर का जो ओ है वो इधर साइड का, ये कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है वो पार्ट उसके अंदर होना चाहिए। जैसे ये छोटे ट्राइंगल में भी एंगल आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसको बोलोगे कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है, आया समझ में। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम साइड के रेशियो लिख सकते हैं, लिख देते हैं ए ओ अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, और ए बी फर्स्ट एंड थर्ड सी डी। ये दोनों ही हमें 1/2 के इक्वल दे रखा है, 1/2 इक्वल टू 1/2। ए बी तुम्हें 4 दे रखा है और सी डी तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या बात है, बहुत बड़ा आंसर बता दिया लड़के ने, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी 4 दे रखा, सी डी फाइंड आउट करना था। इन दोनों को ले लो बस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी इधर 4 × 2 8, तो इसने मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से करा है, सी डी आ गया कितना 8, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी पार्ट 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट करते जाओ शॉर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन मत करो नोट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन शॉर्ट में नोट करते रहो, बैठना नहीं है। कोई भागवत नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई आपको भागवत कथा नहीं सुना रहा हूँ जो आप सुन के चले जाएं घर अपने अपने, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ आपको लिखना भी है, ठीक है, शॉर्ट में। हो गए, कर लिया नोट। अब देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, और जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, और कुछ हमें रेशियो प्रूफ करना है। तुम प्रूफ को छोड़ दो, जो पैरेलल दे रखा है तुम उसका ट्राइंगल पहले अलग से बना लो, ठीक है।
तुम क्या करो, उसका ट्रायंगल अलग से बना लिया करो, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज रहोगे कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो जो कौन किसके पैरेलल है, डी है ए सी के पैरेलल। चलो डी ई ये है, ए सी ये है, तो मैं इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये तुम्हारा ये ए सी, इधर बी, इधर सी, तो ये ए सी हो गया, और कौन है वहाँ, डी ई, डी इधर है तो डी ई हो गया, डी ई, और ये बी है। तो डी ई अगर ए सी के पैरेलल है तो आप क्या करो, अगर ये पैरेलल है तो क्या बीपीटी लगा सकते हो। अच्छा ये देख लो बीपीटी से काम चलेगा सिमिलरिटी। चलो चेक करते हैं आंसर क्या लाना है। आंसर में बी एफ, तो बी एफ इधर वाली साइड है, एफ ई मान लो इधर की साइड है, बी ई इधर की साइड है, और ई सी इधर, यानी इसी साइड से काम हो जा रहा है। और ये वाली साइड जब तक नहीं आ रही है तब तक सिमिलरिटी का कोई यूज नहीं है। आया समझ में, बहुत सिंपल चीज़ बता रखी है तुम्हें। अगर ये इधर वाली साइड से तो आपका काम बीपीटी से ही हो जाएगा। चलो इसमें बीपीटी लगाते हैं, बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इजक्वल टू आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए। तो बी ई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए, ये मेरी आ गई फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया, क्लियर है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं जो बोला गया सिमिलर, डी एफ पैरेलल टू बोला गया ए ई के। तो डी एफ कहाँ है, ये है, ए ई तुम्हारा इधर है। चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये बी, इधर ई है, इधर ए है, और ये डी एफ है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो अगर डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो यहां पे भी बी पी टी लगा दो, तो क्या आएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। समझ में आया। अब बी डी अपॉन डी ए के लिए तो कोई यहां से रख सकते हो कितनी, बी अपॉन ए सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए को लिख दिया मैंने बी ई अपॉन ई सी। तो देखो यही तो प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी। पेपर में कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तुम्हें इतना पता लग जाएगा बीपीटी से होना है, तुम कम से कम रेशियो भी लिख दोगे, और लास्ट का स्टेप नहीं भी लिख पाए तो मुझे लगता है 4 नंबर का भी क्वेश्चन होगा, 1 नंबर ज़्यादा नहीं कटने वाला तुम्हारा। समझ रहे हो। और बोर्ड एग्जाम में कंपेयर टू प्री बोर्ड अच्छे नंबर मिलते हैं, इस बात को जान लो। तो कोई क्वेश्चन गलती से तो छोड़ के भी नहीं आना है, चाहे ट्राइंगल हो चाहे टफ से टफ चैप्टर हो, कोई चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा करके आना है। तुम्हें मैंने इतना सिखा दिया कि भाई ट्राइंगल क्वेश्चन 2 ही तरीके से होता है, ये तो बीपीटी और सिमिलरिटी, यही बता दिया कब सिमिलरिटी कब बीपीटी। कम से कम तुम सिमिलर करके आ जाना। बीपीटी मतलब कितना भी टफ आ जाए, मैं ये बता रहा हूँ कि कितना भी एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन आ जाए भाई जो तुम्हें नहीं करवाया गया हो, ऐसा तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, बहुत हार्ड दे दिया था नहीं क्या, ठीक है, पहली बार ही दे दिया कोई तुम्हें, ठीक है। तुम इसका तरीका बता रहे हो ना कि उस हार्ड क्वेश्चन में भी तुम्हारे पूरे नंबर आ सकते हैं। तुम बस सिमिलर लिखना, बीपीटी लगाना, लास्ट का स्टेप आ जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो ठीक है। अरे ससड़ी तरीका बता रहे हो ना, ये इक्वल करा बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आंसर ठोक देना। अब तुम समझ लो, सामने वाले पे छोड़ दो, ठीक है, समझ रहे हो। अब सामने वाले की मर्जी है, वो 1 नंबर काटना चाह रहा है या सोच रहा चलो यार पेपर टफ था चलो पूरे नंबर, होता है। पिछली बार 12th क्लास में फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, सब लोग बोलते थे मैं फेल हो जाऊंगा, कहते मैं तो करके ही आया हूँ 15 नंबर का 16 नंबर का, सब पास थे। तो यानी कहने लगा कॉपी लीनियंट चेक हो जाती है, ठीक है, प्री बोर्ड जैसी नहीं होती है, कभी कभी जैसे पेपर हार्ड आया था, जेई मेंस लेवल का दे दिया था, तो ऐसे केसेस में होता है। अब मान लीजिए पेपर में हार्ड आ जाए तुम्हारा कुछ, तो करके आ जाना, छोड़ के मत आना, मेरा कहना ये है, ठीक है। तुम सीबीएसई पे छोड़ दो, उनको क्या करना है, तुम अपना काम करके पूरा आना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 19 मीटर और शैडो है 57 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जैसे ये वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ है 19 मीटर और इसकी जो शैडो है वो है 57 मीटर। एक ट्रायंगल बना लीजिए चलो इसका ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 51 मीटर। एक कोई टावर है जिसकी हाइट आपको बतानी है। अब आपको 2 ट्रायंगल सिंपल से दिख रहे हैं और ये 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर करने होंगे, लेकिन कैसे करोगे ये देखना है। कौन सा एंगल, देखो टावर हो या कोई क्या था ये वर्टिकल पोल हो, ग्राउंड से तो 90 डिग्री रहेगा, यानी कि एंगल बी और एंगल ई तो 90 डिग्री होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
एक और कौन सा इक्वल है, कौन सा थीटा, रुक इसको बता देना। हाँ सनराइज जैसे ग्राउंड पढ़ रहे हैं तो सेम टाइम पे पढ़ रही हैं, तो फिर वो दोनों तो कौन सा एंगल, सर एंगल ACB और एंगल यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। देखो अगर इसको ऐसे समझो, मान लो ये टावर था, ये पोल था, और सन की रे ऐसे आ रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, तो आपको ये एंगल इक्वल लिख देना है। आया समझ में, बताया ना, देखो दो लोग हैं, ये रे आई ऐसे, ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हो, मतलब ये लाइन और एक्सटेंड करूं तो ये तुम्हारा इधर वाला जो एंगल है इधर से, लेकिन फिर इधर का इक्वल हो पाएगा, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल लोगे तो बेस्ट तरीका ये कि आप इधर वाला एंगल इक्वल करना, एंगल एट द सेम टाइम, ठीक है, फिर इसमें ज़्यादा बताना पड़ेगा, तो डबल ये लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें लिख देना एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ब्रैकेट में लिख देना एंगल एट द सेम टाइम, एंगल एट द सेम टाइम, ये लाइन लिख देना, ठीक है। अब दो एंगल आ गए, तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से, भाई डबल ए क्राइटेरिया से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, यानी कि ABC जो है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा किसके, DEF के। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, साइड का रेशियो लिख सकते हो, तो चलो साइड का रेशियो लिखते हैं। यहाँ पे कितना था 57, तो 19 अपॉन, यानी AB अपॉन DE आएगा, तो 19 अपॉन H इज इक्वल टू BC अपॉन क्या आएगा, EF आएगा, तो सीधा 57 अपॉन 51। इन्हीं दोनों से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं आगे तीसरा नहीं लिख रहा हूँ। तो 19 से 3 टाइम्स कट गया, और ये 17, तो H कितना आ गया 17 मीटर। आया समझ में, हो रहा है क्लियर। तो बस ये तुम्हें करना है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुम्हें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, टू पोल ऑफ हाइट P and Q मीटर्स आर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई दो पोल हैं जिनकी हाइट P और Q है, और उनके बीच की डिस्टेंस है A मीटर। ये जो डिस्टेंस है A, यानी अगर मैं इसका फिर बनाना शुरू कर दूं तो ये ग्राउंड हो गया। अब दो पोल, इनके बीच की डिस्टेंस है A, और जो पोल हैं उनकी हाइट P और Q है। अब ये कहीं मेंशन तो है नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, किसी को भी कुछ ले लो, P इसको ले लिया, Q इसको ले लिया मैंने। प्रूव दैट हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल। क्या मतलब इसका, फिर से लाइन पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ते हैं। प्रूव दैट हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसकी हाइट बतानी है। अब वो कहां से आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल, यानी इस टॉप की बात कर रहे हैं, टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल, यानी इसके टॉप को लिया तो इसके अपोजिट जो पोल है उसके फुट को लेना है, ठीक है। इसके टॉप्स को इसके फुट से ज्वाइन करना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसका नाम देता हूं मान लो कुछ M, तो M से इसको जो हाइट ये निकालनी है, हाइट हमें H ये निकालना है। और क्या H निकाल के इतना आना चाहिए PQ अपॉन P प्लस Q। समझ में आया, क्लियर है इतना। तो इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार करवाया, कौन सा याद है, उसी टाइप का ही है, बस इसमें डेटा थोड़ा चेंज कर दिया, लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं, याद है कैसे करते थे इसको, दो ट्राइंगल लेके करना होगा। देखो पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे ले लिया ये A, ये B, ये C, इधर D, ठीक है, इधर कुछ M लिया है तो इधर N ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब इधर सुनो, ये वाली साइड आ गई और आंसर में भी हाइट निकालना है, तो किससे होगा ये क्वेश्चन, BPT से हो जाएगा, सिमिलरिटी से होगा, क्योंकि इधर वाली साइड आ गई ना ट्राइंगल में, तो भैया इधर वाली ऐसी वाली साइड रहती तो BPT लगता है। अब ये इधर वाली साइड आ रही ना, अब जैसे मैं ट्राइंगल वाला ये लेता हूँ, तो इस ट्राइंगल में ये और ये साइड आने का मतलब ही है कि BPT से नहीं होने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, उनको दिमाग में सेट कर लो, BPT लगना है। टीचर को अपने इतना तो आ जाए कि इसने लॉजिक तो सही लगाया है, सिमिलरिटी इसको पता था इसमें सिमिलरिटी से होगा, पर चलो कोई BPT से कर रहा है, टीचर तुरंत ही करेगा, ले
तुझे कुछ नहीं आता है, तो यही नहीं पता चल रहा है इस क्वेश्चन में किससे होगा। सिमिलरिटी लगाओगे, पूरा सॉल्व नहीं भी करा तो भी चांसेस है नंबर मिलने, बीपीटी में नहीं मिलेंगे तुम्हें कुछ भी, ठीक है। अब आ जाते हैं दो ट्राइंगल कैसे लेने हैं। एक ट्राइंगल तुम यहाँ से ले लो और एक बार ट्राइंगल यहाँ से ले लो, किसी को भी फोकस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं पहले बी डी सी को ले लेता हूँ, तो भाई बी डी सी को लेते हैं। तो बी सी डी और ये हमें हाइट दे रखी एम एन एच और ये मेरे पास है क्यू, ठीक है। पहले इतने फोकस करते हैं। अच्छा, ये सारी जो ये ग्राउंड से परपेंडिकुलर हैं तो ये अल्टीमेट पैरेलल हो जाएंगी ये लाइन, ठीक है। अब अगर तुम्हें यहाँ पे कोई रिलेशन निकालना है एच और क्यू में, तो आपको ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो यानी दो ट्राइंगल ले लो, बी एन एम इन ट्राइंगल बी एन एम एंड ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। दो टाइप से हमने ले लिया, एक ले लिया बी एन एम ये ट्राइंगल, एक ले लिया बी सी डी। कैसे होगा, एक एंगल तो कॉमन हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये आ गया कॉमन, और ये एंगल एन और सी करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि लाइन पैरेलल रहेंगी। तो एंगल बी एन एम इज इक्वल टू एंगल बी सी डी करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए, ठीक है। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से, बाई डबल ए क्राइटेरिया से हम ट्राइंगल बी एन एम सिमिलर ट्राइंगल लिख देंगे बी सी डी के। और अगर हमने साइड सिमिलर कर, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइड के रेशियो लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन से साइड के रेशियो लिखना है, सब लिख दो, फिर डिसाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। शुरुआत में सारे रेशियो लिख देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता मुझे, मैंने बिल्कुल साल भर कोई पढ़ाई नहीं करी है, सब लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी एन के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, बी सी, एन एम के करस्पॉन्डिंग सी डी, बी एम के करस्पॉन्डिंग बी डी। अब देख लो क्या क्या गिवन है, बी एन नहीं पता, बी सी नहीं पता, तो चलो बी एन अपॉन बी सी लिख दो इक्वल टू एन एम एच और ये क्यू। इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, रीजन इसका ये है, लिखने को लिख सकते हो। देखो बी एन और बी सी क्यों लिखा, आप कहोगे सर ऐसे तो ये भी पता नहीं था आपको, ये क्यों लिखा। बी एन और बी सी देखो मैंने बोला ये ट्राइंगल लेना और ये ट्राइंगल, तो इसमें भी तो आएगा, तो वो कुछ हट सकता है, कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसका तो कहीं रोल नहीं रहेगा बी एम और, क्योंकि बी एम और एम डी इसमें आया, और जब तुम इधर से लोगे तो इसमें आएगा ए एम और एम सी, तो कॉमन तो नहीं आने वाला, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको नहीं लिखा, बस हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दिया यहाँ पे। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, अब ट्राइंगल यहाँ से लूँगा ए सी बी और ये एम एन, ठीक है, इस तरीके से। अब ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी और ये हाइट h, ये तुम्हारा P और ये पॉइंट M और ये N। समझ में आया। क्या तुम इस बार भी ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर कर लोगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल कॉमन कर लोगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे ये करा था दो एंगल लेके, तो मैं लिख देता हूँ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से दो ट्राइंगल, सी एन एम, ट्राइंगल सी एन एम, ये छोटा ट्राइंगल कॉमन और ये करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा सी बी ए के, सी बी ए के, ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कुछ नहीं पड़ा सॉल्वर, क्या करोगे, तीनों साइड के रेशियो लिख दोगे, बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। तो अब हमने लिखा रेशियो सी एन अपॉन सी बी, सी एन अपॉन सी बी इक्वल टू एन एम अपॉन, देखो एन एम के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी ए, इक्वल टू सी एम के करस्पॉन्डिंग सी ए, सी एम के करस्पॉन्डिंग है सी ए। चलो वैल्यू पुट करते हैं, सी एन सी बी, सी एन सी बी तो ये ग्राउंड वाली साइड है, तो अभी इसको ऐसी रहने दो, पता तो नहीं है, लेकिन ऐसी रहने देते हैं। हालांकि टोटल लेंथ मुझे पता है ए है,
लेकिन इस क्वेश्चन में कोई यूज होता नहीं है, आंसर भी देखो ए में है भी नहीं, तो लिख लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ, सी एन अपॉन सी बी इज इक्वल टू एन एम, एन एम कितना एच है और बी ए तुम्हारा पी है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, जैसे इसमें छोड़ दिया था इसको, ऐसे इसको छोड़ दो, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब मुझे कुछ आंसर ऐड में दिख रहा है प्लस में, पी और क्यू, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देता हूं, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा हूं, ऐड 1 + 2, तो जब आप ऐड करते तो LHS में ऐड होता है, तो BN अपॉन BC इज इक्वल प्लस का CN अपॉन CB ये आ जाएगा इज इक्वल टू ये H अपॉन क्यू, ये H अपॉन P, H अपॉन क्यू प्लस का H अपॉन P, ये समझ में आया। इन दोनों में एलसीएम आ गया, अच्छा BC और CB एक ही बात है, तो BC ये आया BN प्लस का CN, यहाँ पे देखो H कॉमन ले लो, H ले लो कॉमन, तो ये आएगा 1 अपॉन क्यू प्लस का 1 अपॉन पी। अच्छा BN और CN को अगर ध्यान से देखो, BN और CN ऐड करोगे तो क्या BC बन जाएगा, तो BC अपॉन BC हो गया ये, तो H Q और P का यहाँ पे एलसीएम ले लो, PQ आ जाएगा एलसीएम में, तो P इधर पहुंचेगा, Q इधर, तो P प्लस Q आ गया, BC से BC कट गया, तो 1 = H PQ और ये P प्लस Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PQ इधर आ जाएगा, P प्लस Q नीचे आ जाएगा, और ये किसके इक्वल, H के, तो हमें H किसके इक्वल प्रूव करना था, देखो PQ अपॉन P प्लस Q आ गया आंसर, सिमिलर है। तो दो क्वेश्चन, एक मैंने ऑलरेडी बहुत बार करवाया है XY वाला, XYZ वाला, इसमें HPQ था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, इसमें डायरेक्टली सब नहीं दे रखा था, हमें लैंग्वेज से डिसाइड करना था, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि पोल दे दिया, पोल की हाइट इतनी इतनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो उसी टाइप का हो गया ये, आया समझ में। हाँ मैंने कहा ना, सबका मूड अगर सही है तो 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, मूड खराब है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। √3 एक इरेशनल नंबर है, 5 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी 2 में भी दे देते हैं, मूड खराब होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रूव कर √3 के इरेशनल नंबर है, 2 नंबर में भी दे देते हैं। हाँ मेरे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मेरे चाचा बैठे हुए ना उधर, ठीक है, ठीक है, देखो इधर, अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, ऐसा होता फिर तो जितने मंत्री टाइप के लोग हैं ना, वो तो फिर पढ़ना ही बंद कर देते बिल्कुल ही, ठीक है, कहते अरे मेरे चाचा विधायक हैं, ठीक है, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है, तो लेकिन नहीं होता ना, कम से कम चलो अच्छी बात है, ये तो देश अभी बचा हुआ है, कुछ चीज़ें चलो ठीक हैं फिर भी, ठीक है, जिस दिन ये हो गया उस दिन तो सारी खत्म हो जाएगा मामला, पर पढ़ना ही बंद कर दो सब लोग फिर विधायक की तैयारी करेंगे, विधायक कैसे बने, बाकी सब काम तो ही जाएंगे हमारे, ठीक है। तो भाई इधर देखो, ये थोड़ा ब्लर हो गया, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ, एक काम करता हूँ अलग ही बना देता हूँ इसका फिगर में, देखो इधर है ABE, ABE, इधर FD और ये DC, ये आपको टोटल 16 गिवन है और ये पूरा 8 गिवन है। तो अब आप इस फिगर को देखें जो मैंने येलो कलर से बनाया है, इसको भूल जाओ क्या है। अब आ जाओ क्या क्या दे रखा था, AB एंड BE ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, यानी B पे 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और लेंथ दे रखी वो ऑलरेडी दिख रही है आपको फिगर में। लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDCB, एक स्क्वायर है, इसी की साइड तुम्हें बतानी भी है। तो एक काम करता हूं, मैं लेट कर ले रहा हूं कि जो स्क्वायर की साइड है वो क्या है, x, तो अगर ये x ले लिया तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, इतना समझ में आ गया। अब अगर साइड हमारी इधर की आ गई, देखो अब तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा होगा, सोचना कि मैं ट्राइंगल साइड से यहाँ से लूँगा या ट्राइंगल में यहाँ से लूँगा, चलो अल्टीमेट तो ये साइड जरूर आएगी, और जैसे ही ये साइड आएगी इसका मतलब ये क्वेश्चन BPT से किससे होगा, कितना आसान हो गया, ठीक है। अब ट्राइंगल कोई भी ले लो, चलो मेरा मन कर रहा है मैं ABE ले लेता हूँ, अलग से बना लेता हूँ ABE, कि मुझे x निकालना है, तो ABE और ये FD वाली लाइन बना लो, FD। चलो क्या क्या मुझे पता है, मुझे ये x पता है, मुझे ये पूरा BE की जो लेंथ है वो 8 पता है, और यहाँ से AB पूरा मुझे पता है 16 है।
इतना समझ में आ रहा है ना सबको? अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या सिमिलर हो सकता है? कैसे? एक एंगल तो कॉमन हो गया, ये 90 है और स्क्वायर ये पूरा था तो ये भी तो 90 है, तो इसका मतलब यहां भी तो 90 आएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के ऑल एंगल 90 होते हैं, यहां भी 90, तो लीनियर पेयर से इधर वाला एंगल भी क्या आएगा? अगर लिख के दिखाना तो एक स्टेप दिखा दो, चलो। एंगल बी एफ डी प्लस का एंगल ए एफ डी, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। किस बेसिस पे? लीनियर पेयर से। तो भैया हमें ए एफ डी की जरूरत है और ये मुझे पता है, ये बी एफ डी एक स्क्वायर का एंगल है यानी 90 डिग्री, तो प्लस का एंगल ए एफ डी आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ए बी ई। सबको समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है? ए एफ डी और ए बी ई, तो ए एफ डी में और ए बी ई में एंगल ए है कॉमन, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कितना? कॉमन। ठीक है? एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल ए बी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया 90 डिग्री है। एंगल ए बी ए एफ डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये आपका 90 डिग्री। आया सबको समझ में? अच्छा, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो डबल ए क्राइटेरिया सिमिलर हो जाएगा। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना? क्या नहीं दिखाई दे रहा? इसको मैं थोड़ा, अब देखिएगा, ठीक है? देखो, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर ट्राइंगल हो गया किससे? ए बी ई से। अब सिमिलर है तो साइड की रेशियो लिख दो, कुछ नहीं पढ़ा है क्या करोगे? तीनों साइड की रेशियो लिख दो, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज दिख रही है कि यहाँ का मुझे कुछ पता है, जैसे ये 8 है, यहाँ का पता है और यहाँ का भी कुछ पता है, इसका कोई रोल नहीं है, तो चाहो तो तीसरी साइड अवॉइड कर सकते हो, कौन सी? ए डी वाली और ए ई वाली। समझ रहे हो? तो आप दो से ही काम चला लो। अगर आईडी लग गया कि हाँ उधर का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा है, तो ए एफ अपॉन क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू एफ डी की करस्पॉन्डिंग क्या है? बी ई, एफ डी अपॉन बी ई आ गया। यहाँ तक समझ में आया? अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो, ए एफ कितना दे रखा है? अभी नहीं पता। अच्छा, ये पूरा 16 था और ये पूरी एक्स थी साइड, इसको क्या हुआ? इतना गुब्बारे जैसे फूल रहे थे, समझ रहे हो? देखो, अगर तुम्हारा ये x है और ये पूरा 16 है, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 16 माइनस एक्स आएगी ना, अपॉन ए बी 16 है इज इक्वल टू एफ डी देखो x है इधर और ये कितना है? x है, सॉरी x और 8, x बाई 8। समझ में आ गया इतना? निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है। हमें क्या निकालना था? साइड बतानी थी स्क्वायर की, तो x ही हमारा था साइड, तो मल्टीप्लाई करो, ये 16x हो गया। 16 इंटू 8 कितना होता है? 128 माइनस 8x, 8 को इधर ऐड कर लो तो 16 प्लस 8 कितना? 24, तो 24x इक्वल टू 128, तो x आ गया 128 अपॉन 24। किससे कट रहे हैं? 4 से तो चलो कटेगा ही कटेगा, पॉइंट में फ्रैक्शन में दिख रहे हैं आंसर। चलो ठीक है, 8 से कट रहा है क्या? 8 इंटू 3 24 होता है, 8 से 1 गया, 1 4 आया 16, कितना आ गया? 16/3 आ गया। आया समझ में? पेपर में जो गैप जो मिलेगा मैथ्स में 10 डेज का, पहले दिन से ही, यानी कि 28 को होगा पेपर, कब है? 28 को होगा। और जो भी साइंस का है SST का है? SST, चलो हिंदी जो भी है, मतलब फर्स्ट से आप फ्री हो जाओगे।
तो 28 से ही मैं पूरा प्लानर शेयर कर दूंगा पूरे 10 डेज़ का, जिसमें मैं 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो आप पढ़ोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर आप 3 घंटे यहीं स्टडी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं यहीं दोबारा रिवाइज करोगे चैप्टर वाइज। और फिर 1-2 दिन बाद, मतलब ज़्यादा 2 दिन बाद, 2 तारीख के बाद कंप्लीट सिलेबस का 3 घंटे यहाँ टेस्ट दोगे। टेस्ट से क्या होगा, सारे चैप्टर्स का तुम्हें मैं 2 दिन में मैं तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। पहले शुरुआत के 2 दिन में सारे चैप्टर्स की थ्योरी पार्ट रिवाइज करवा दूंगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। 3-3 घंटे क्लास लूँगा, सिलेबस एक बार रिवाइज करवा दूंगा पूरा 14 चैप्टर थ्योरी के साथ। तुम्हारे सारे चैप्टर हो गए। अब तुम्हें प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो प्रैक्टिस कुछ मैं करवाऊंगा 3 से 4 घंटे, फिर 3-4 घंटे पढ़ोगे यहीं तुम, और फिर तुम 3 घंटे का टेस्ट दोगे। तो खाना पीना सब लेके आना है, ठीक है। कोचिंग आपको पढ़ाई करवाएगी, खाना प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। 3 से 4 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप 3-4 घंटे खुद स्टडी करोगे, PYQ लगाओगे। मैं टारगेट दूंगा सबको कि इतने इतने करके करो अभी बैठ के, ठीक है, एक एक क्वेश्चन इधर ही। और फिर 3 घंटे का टेस्ट दोगे, यानी कि तुम इधर आओगे कम से कम 9 घंटे के लिए। हैं? नहीं, सोने के लिए तुम्हें घर भेजूंगा मैं, तुम घर में मत पढ़ना, इधर दूर दूर बैठाऊंगा मैं सबको, ठीक है। और आराम से तुम लोग पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तब रिजल्ट हमें 100 में 100 जो टारगेट कर रहे हैं उसी के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखो। हाँ, और क्या, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे तो 12th को भी देखना है उस टाइम ही, दोनों ही। तो मेरे लिए तो तुम्हें मैं अगर 8 घंटे दूंगा तो 8 घंटे उनको दूंगा, 16 घंटे काम करना पड़ेगा उस टाइम मुझे 10 दिन। क्या नहीं, मैं ऐसे करूँगा जैसे तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें जो तुम्हारे जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ वो तो मैं नहीं करवाऊंगा, वो तो कोई और लगा जाएगा उधर। तो इधर मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस टाइम, तो मैं वर्क लगातार कर रहा हूँ आपके लिए, समझ रहा हूँ, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ। क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर दिस, वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। और ये 2 सिमिलर ट्राइंगल कहीं दे रखा है क्या? हाँ, ये लिखा है। तो अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल, सपोज करो मैं लेट कर लेती हूँ, एक ट्राइंगल है ABC, एक है DEF, एक ट्राइंगल है DEF। तो मैं इस क्वेश्चन में ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी दे रखा है, यानी ABC सिमिलर दे रखा है DEF के। अच्छा, 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इतना तो हम ही पता है, साइड के रेशियो लिख सकते हो। चलो लिखते हैं, AB/D इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF, AC/DF। मतलब हमें 3 जो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और जो DEF, उनकी साइड की रेशियो है। अगर कहीं पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, तो अगर साइड के रेशियो लिख रहे हैं ना, तो एक रिजल्ट और ऐड कर लो अगर नहीं पता है, कि पेरीमीटर के रेशियो भी सेम होते हैं इन्हीं साइड के रेशियो के इक्वल, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये रिजल्ट आप और लिख लो यहाँ पे, कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जैसे हम साइड के रेशियो लिख रहे हैं वैसे ही हम पेरीमीटर के भी रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख दो पेरीमीटर। पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 25, दूसरे का है 15 इज इक्वल टू, अब बोला है देखो साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9, तो मतलब मान लो AB को 9 ले रहे हो, तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? DE। इसका फिर कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि एक ही साइड से हमारा काम चल जाएगा। तो AB 9 हो गया, अब DE तो मैं निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग, बस DE निकाल दो, सारी थोड़ी ना बतानी है। कितना रहे, पॉइंट में आ रहा है। चलो करते हैं, तो ये DE इक्वल टू हो गया 15 और 9 मल्टीप्लाई में, 25 डिवाइड में, तो 5 से काट दो इसको, ये आया 5, तो ये आएगा तुम्हारा 27/5, तो 5 × 5 होता है 25, 2 आया, 5 × 4 20, 5.4, तो 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप साइड के रेशियो लिख दो, काम खत्म, ठीक है। आया समझ में। क्यों आ रहे हैं, 100 में 100 टारगेट याद है ना, 99 आ गए, सही था, बहुत मारूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर DEFG। अब इसमें थोड़ा फिगर मैं अलग से बना देता हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है। ABC और इधर है DEFG। ये है फिगर, इसको देखो, अब इसको छोड़ दो।
डी ई एफ जी एक स्क्वायर है, इसका मतलब ये सारे एंगल 90 होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। बी ए सी यहाँ पे 90 डिग्री इधर भी दे रखा है, और फिर कुछ प्रूफ करना है कि एफ जी स्क्वायर जो है वो बी जी इंटू एफ सी है। अच्छा, बी जी और एफ सी, बी जी साइड इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, और जो एफ सी है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, और ये ट्राइंगल दूर दूर हैं, तो बीपीटी का तो रोल ही खत्म। बीपीटी तो एक ट्राइंगल के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ। तो क्या करना है, सिमिलर करना है। अब सिमिलर में देखो, अगर इधर का एंगल 90 तो इधर का तो एंगल 90 हो जाएगा, ऐसे इधर का एंगल 90 हो जाएगा, एक एंगल तो 90 आ गया। अब एक एंगल के लिए प्रॉब्लम है, उस एंगल के लिए थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सुनो। पहले मान लो अभी मुझे एंगल एक तो पता है ये 90 और इधर 90, एक तो हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ थीटा, ये 90 है, तो इस पूरे ट्राइंगल में लगा दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या मुझे सी एंगल मिल जाएगा। और सी एंगल अगर सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो मैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकाल लूंगा और वो सेम आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे लेट करा मैंने एंगल बी को थीटा, देखो ध्यान सुनो क्या बताया, फिर से सुनो। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, इन दो ट्राइंगल सिमिलर करते टाइम एक एंगल 90 इधर है और एक 90 तो इधर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए दो एंगल इक्वल चाहिए। तो एक एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब मैं बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इन ट्राइंगल बी ए सी में। तो देखो ये थीटा, ये 90, तो क्या मैं एंगल सी मिल जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम होता है 180, तो एंगल सी आ गया 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा आ गया। लेकिन यहाँ पे थीटा था, ये 90 माइनस थीटा आया, अभी सेम तो नहीं आया। लेकिन अब जैसी ई एफ सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल आपको थीटा मिल जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल ई एफ सी ट्राइंगल ले लिया, तो देखो ये एंगल मुझे पता करना है, यानी कि एंगल एफ ई सी प्लस ये तुम्हारा 90 है एफ, और सी वाला एंगल तुमने निकाल लिया है 90 माइनस थीटा है, और इक्वल टू कितना होगा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 90 प्लस 90 180 कट गया, थीटा गया राइट साइड, तो क्या एफ ई सी थीटा आ जाएगा। तो देखो ये थीटा आ गया, सॉरी अरे ये तो सही है, इधर वाला थीटा आ गया ये। तो देखो इन दो ट्राइंगल में ये थीटा और 90 तो पहले से था, तो दो एंगल आ गए। अब ले लो दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या सिखाया था ट्राइंगल सिमिलरिटी टाइम, पहला बिना दिमाग लगाए लिख सकते हो, दिमाग नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, बी जी डी लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सोच समझ के लिखो। अब बी जी डी लिखा तो बी एंगल किसके इक्वल है, एफ ई के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 1 2 3 लिख लिया मैंने। तो बी के करस्पॉन्डिंग है मेरा ई, जी के करस्पॉन्डिंग 90 वाला कौन सा है एफ, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा एफ, तो ई एफ, अब जो बच गया वो सी हो जाएगा। ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, आया सबको समझ में। अब ये दो ट्राइंगल हैं, अब बस सिमिलर लिख दो, क्या एंगल बी इज इक्वल टू किसके ई के, एंगल एफ ई सी के जो कि थीटा है, एंगल बी जी डी इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से हमारे ये दो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, बी जी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो आ जाएगा। चलो साइड का रेशियो लिखते हैं, बी जी अपॉन, अच्छा आंसर देखो बी जी लाना है तो ठीक है, तो बी जी अपॉन ई एफ, मैं इधर लिख रहा हूँ बी जी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जी डी अपॉन एफ सी। देखो आंसर में है तो चलो ये लिख लेते हैं, जी डी अपॉन एफ सी। अब हमें एफ जी स्क्वायर लाना है, चलो कोई नहीं, हमें मल्टीप्लाई में बी जी और एफ सी दिख रहा है, नहीं इसी दोनों से काम चल रहा है, तो तीसरी साइड लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, कॉमन मल्टीप्लाई तो करनी है। चलो ई एफ और जी डी मल्टीप्लाई करो, ई एफ इंटू जी डी इज इक्वल टू कितना, बी जी इंटू एफ सी। तो बी जी का मल्टीप्लाई एफ सी में करना है। तो देखो राइट हैंड साइड तो आ गया बी जी और एफ सी, एल एच एस में एफ जी है,
तो देखते हैं एफ जी है कहाँ भाई, एफ जी हमारा है इधर। तो देखो अगर ये स्क्वायर था तो ई एफ को क्या मैं एफ जी के इक्वल लिख सकता हूँ, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे जी डी को भी क्या मैं एफ जी लिख सकता हूँ, बस जैसे ही लिखा आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया एफ जी स्क्वायर, ये बन गया बी जी इंटू एफ सी। तुम लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है, तो हो गया प्रूफ। तो ऐसा एक और क्वेश्चन है जिसमें थीटा लेके 90 माइनस थीटा लाना होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, एक थीटा लिया करो और दूसरे ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी 2 बार लगानी है, एक बड़े ट्राइंगल में फिर एक छोटे ट्राइंगल, और फिर साइड के रेशियो लिख दो, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, इन सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR AD एंड PM आर मीडियंस। और हमें कुछ प्रूव करना है कि AD अपॉन PM जो है वो AB अपॉन PQ है। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर, इन सिमिलर ट्राइंगल, तो अगर मैंने ट्राइंगल ABC लिया और एक ट्राइंगल PQR लिया, तो AD और PM मीडियन है। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ BD और DC इक्वल होगा और QM और MR इक्वल होगा, ये मीडियन का काम है। अब हमें जो करना है वो AD अपॉन PM लाना है, AD और ये PM। इसका मतलब मुझे ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, समझ रहे हो, साइड के रेशियो हैं AB और P की, तो अभी आएगा। अब आते हैं कि सिमिलर कैसे होगा। अगर पहले से बड़े दो ट्राइंगल सिमिलर थे मेरे पास, पहले से मुझे बड़े ट्राइंगल तो सिमिलर दे ही रखे ना, तो मुझे मेरे पास अभी है क्या, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, साइड के रेशियो यानी कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। आया समझ में। अच्छा तीनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन मुझे पता जब मैं छोटा ट्राइंगल लूंगा तो मुझे सिर्फ काम किसका पड़ेगा, B और Q का। तो मैं लिख लेता हूँ B इक्वल टू Q। हालांकि सिमिलरिटी में तो सारे एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन मैंने जितना काम करा उतना लिख लिया। अब आया समझ में। अब मुझे एक आइडिया लग रहा है, जब मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा ना तो एक एंगल तो मुझे मिल गया है, ठीक है, और एक साइड का रेशियो भी मिल रहा है, देखो ये AB अपॉन PQ। अब बस करना ये है कि जो BC है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाए, BD में, और जो QR है वो किस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये होगा तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा, और जैसे ही सिमिलर होगा तो हम ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये गिवन रिजल्ट है, ये मतलब गिवन क्या, जो हमने सिमिलरिटी यूज करके लिख लिया है, इसको वापस लिखते हैं, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। इतने का काम हमें ज़्यादा है, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि यार ये मीडियन था AD, तो BC जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, BD और DC में, और दोनों इक्वल पार्ट हैं। तो क्या मैं BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख दूं, ऐसे QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख दूं, 2 से 2 कट गया, तो BD इक्वल टू क्या आ गया, QM। साइड के रेशियो आ गए, और एंगल B पहले से इक्वल था एंगल Q के, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ये छोटे छोटे ABD सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा PQM के। जरा बताओ समझ में आया, हो गया सिमिलर। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल है साइड के रेशियो लिख दो, तो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, और कौन सा लाना था मैं, AD फर्स्ट एंड थर्ड है, AD अपॉन PM। आया समझ में। आगे समझ में। फिगर सारे थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, देखो मैं फिगर्स का भी अलग बना देता हूँ। इस तरीके से है PQR, ये ट्राइंगल है, और यहाँ से एक ST लाइन है, यहाँ से ये और ये इसको एक्सटेंड करा गया है M पॉइंट तक, ऐसे इसको यहाँ एक्सटेंड करा गया N पॉइंट तक,
ठीक है बस। और आपको क्या क्या दे रखा है, एन एस कहाँ है भाई हमारा, एन एस क्यू, देखो ये मैं मार्क कर देता हूं, एन एस क्यू, ये ट्राइंगल आपको, ये ट्राइंगल दे रखा है कॉन्ग्रेंट, एक ये ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल मान लो हो गया तुम्हारा कौन सा है, एम टी आर, ये इधर से दिख रहा है जो, ये दो ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, दिख रहा है आप सबको कौन से दो ट्राइंगल है। इसके बेसिस पे तुम्हें फिर ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल पी आर क्यू, मतलब पी टी एस, जो मेरी टारगेट है मैं उसका ट्राइंगल तुम्हारे लिए बना देता हूँ, बहुत आसान दिख रहा होगा तुम्हें, क्या, एक पी टी एस और पी आर क्यू, ये बहुत आसान दिख रहा है। मैंने ये कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ हटा दी तुम्हारे लिए, ये फालतू जो इधर उधर बना हुआ है। टारगेट तो ये है, इसको सिमिलर करना है। अच्छा, इसमें सिमिलर करने में क्या यूज होगा, एक तो एंगल कॉमन ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब दो तरीके से हो सकता है ये, अगर ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाए कहीं से तो मैं कह दूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर मुझे साइड के रेशियो मिल जाए, पी एस अपॉन पी क्यू और पी टी अपॉन पी आर, यही दो काम होगा, या तो साइड के रेशियो आने चाहिए या फिर कोई लाइन पैरेलल आ जाएगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है। इस पे टारगेट करूंगा अगर मैं, तो अब मैं ये देखता हूं जो मुझे दे रखा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एंगल इक्वल कर सकता हूं या फिर कोई और क्राइटेरिया होगा। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर एन एस क्यू और एम टी आर अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो यानी एंगल क्यू जो है क्या वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास ट्राइंगल एन एस क्यू तुम्हारा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है एम टी आर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल आर है, समझ में आया? अच्छा, एंगल क्यू और एंगल आर है, तुम ये साइड वाली लाइन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ इतना देखो कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू और आर एंगल इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो आइसोलेस ट्राइंगल है, तो क्या मैं पी क्यू इक्वल टू पी आर लिख सकता हूं, बताओ। और 1 और 2 पहले से इक्वल था, तो ये भी एक आइसोलेस ट्राइंगल है, तो पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, मतलब पी सी इक्वल टू, सॉरी पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो देखो क्या हमें पी क्यू अपॉन पी एस मिल जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा। जैसे ही मैं 1/2 करूं तो पी क्यू अपॉन पी एस, पी आर अपॉन पी टी, ये आ गया। देखो पी क्यू बड़ा ट्राइंगल, पी एस छोटा ट्राइंगल, पी आर बड़ा ट्राइंगल, पी टी छोटा ट्राइंगल, साइड आ गई, बीच का एंगल क्या है, कॉमन, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी बाई साइड, एंगल साइड से क्या ट्राइंगल हमारा पी टी एस सिमिलर ट्राइंगल हो गया पी आर क्यू के। आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और होगा, बस दो है ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम जिसमें एंड ई डिवाइड्स, तो अगर मैं इसी में फिर बना दूं, जैसे ये तुम्हारा फिगर सबको दिख रहा है ना, ये ए बी सी डी सब सही दिख रहा है पीछे, ठीक है। अब तुम्हें देखो प्रूफ जो करना है वो है डी एफ अपॉन एफ बी, कुछ 4 कुछ लाना, ठीक है, यानी रेशियो है ये, और लाना है ए एफ, यानी ए एफ इधर है और एफ ही इधर है। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा ना कि कौन से ट्राइंगल लेने होंगे, कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा, तभी ये साइड आ पाएंगे ये दोनों, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, और पैरेललोग्राम में कंडीशन भी क्या दे रखी है वो भी पढ़ लेते हैं। जो ई है वो डिवाइड कर रहा है बी सी को 1:3, इसका मतलब बीई अपॉन ई सी का जो रेशियो है वो 1/3 है, ये समझ में आ रहा है।
क्या लिखा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो ये E पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें जो रेशियो है, जो E डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 1:3 में, इसका मतलब BE की जो लेंथ है वो हम बोल सकते हैं x है, और EC की जो लेंथ है वो कितनी है, 3x है। और x के टर्म्स में मैं बात करूं तो समझ में आया। अच्छा, ये बात शुरुआत में समझ में आ गई थी कि जो मुझे प्रूव करना है DF अपॉन FB तब आएगा जब ये दो ट्राइंगल, ये और ये क्या हो जाएं। क्या कर पाओगे सिमिलर तुम लोग? कैसे? देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम है तो ये लाइन पैरेलल है, तो कोई भी एंगल ले लो, जैसे ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। तो ले लेते हैं दो ट्राइंगल, कौन सा, DFA इन ट्राइंगल DFA एंड ट्राइंगल, अब हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने हैं, DFA BFE, और क्या लिखोगे, एंगल F यानी कि एंगल DFA इक्वल टू एंगल BFE, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर ये एंगल यानी एंगल ADF, ये D एंगल किसके इक्वल, इधर वाले B के, यानी FBE के, एंगल FBE के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आए बात समझ में, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल में बाई डबल ए क्राइटेरिया से हम दो ट्राइंगल क्या कर सकते हैं, सिमिलर। तो ट्राइंगल DFA सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा BFE के। आया समझ में। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड की रेशियो लिख दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा सब लिख दो, DF अपॉन BF, FA अपॉन FE इक्वल टू DA अपॉन BE। ये समझ में आया। अब देखो DF और FB या VF की मैं बात करूं तो ये रेशियो तो लाना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको FB लिख सकते हो क्योंकि आंसर में FB लाना है, इक्वल टू FA यानी FA या AF, एक ही बात, इसको AF लिख देता हूं, और ये FE है तो इधर FE रहेगा। ये तो मुझे आंसर में लाना है, ये किसके इक्वल है ये देखना है, DA। DA देखो इधर है, और अगर मैं बात करूं नीचे क्या है मेरा, ये BE है ना, इधर DA के नीचे देखो, DA के नीचे BE आएगा। अच्छा BE कितना है मेरे पास, BE x है, कितना है, अच्छा ये x है, ये 3x है, तो टोटल कितना हो गया, क्या BC और AD इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर ये मेरा x है, ये 3x है, यानी टोटल कितना हो गया 4x, तो सामने वाली साइड भी तो कितनी होगी, क्योंकि मुझे काम है AD का, तो बस ये आ जाएगा मेरा 4x। तो ये हो गया 4x, x से x कट गया, बस आ गया आंसर। अब इसको इसके इक्वल कर दो, यानी DF अपॉन FB कर दो 4 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो DF आ जाएगा 4FB, इसको इक्वल कर दो 4 के, यानी AF अपॉन FB, ये 4 के इक्वल कर दो तो AF आ जाएगा 4FE। आया समझ में, हो गया प्रूफ, आया समझ में, क्लियर है। अब देखो ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल है C पे, तो ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें C पे राइट एंगल ले लो, इधर A इधर B। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है P। चलो इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ। ABC आर द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ABC, यानी A के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो A होगी, यानी A के सामने वाली साइड क्या हो गई A, B के सामने वाली साइड क्या हो गई B, और C एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई C। समझ में आया। अब कुछ प्रूफ करना है स्क्वायर में, 1/p², ये सब ठीक है। सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, पाइथागोरस, क्योंकि आंसर स्क्वायर के फॉर्म में चांस बन रहे हैं। तो मैंने बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाया, तो ये 90 डिग्री है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल, यानी A² प्लस B² किसके इक्वल, C² के। अब आंसर में देखो A और B है, C तो है ही नहीं, C को हटाना पड़ेगा,
कैसे हटाया जाए। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दो। इधर तो समझ में आ रहा है? किसी को पता कैसे होता है? ट्राइंगल को सिमिलर करके कर सकते हो या एरिया का कॉन्सेप्ट लगा लो। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ए इंटू बी। ये समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बेस ये ले लूं और 90 डिग्री अगर यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बेस और ये हाइट बन जाएगी। तो एक बार मैंने एरिया निकाला, ये बेस और ये हाइट लिया, और एक बार एरिया निकाल ले रहा हूँ हाफ इंटू बेस में सी कर दे रहा हूँ और हाइट कर दे रहा हूँ पी। एरिया तो बदलेगा नहीं। बात समझ में आया इतना? तो हाफ इंटू ए इंटू बी, तो हाफ से हाफ कट गया, सी पी इक्वल टू आ गया ए बी, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, सी की वैल्यू निकालना। तो सी कितना आ गया, ए बी अपॉन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे में। अब इस सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे ए बी अपॉन पी का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी का स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे लिख लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल, 1 अपॉन पी स्क्वायर के। ये आ गया। अब आंसर देखो अलग अलग लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी ए स्क्वायर में डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर में डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, 1 बाई पी स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये थे ट्राइंगल के टॉप 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया, ट्राइंगल। अब बाकी जो नेक्स्ट मैंने प्लानर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। क्लियर है? आया सबको समझ में? चलो।